वीडियो लेक्चर नंबर 2, जो कि पिछला लेक्चर नंबर 1 जो वीडियो था उससे पहले हमारे फिजिकल लेक्चर हो चुके हैं। इसी की कंटिन्यूएशन में लेक्चर्स हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं डिफ्यूजन करंट जो है वो सेल में किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, ये बात हम पहले देख चुके हैं। इसी तरह सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर रिएशन के ज़्यादा होंगे, एक इलेक्ट्रॉन होगा तो करंट कम होगा, और अगर रिडॉक्स रिएशन में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे तो करंट डबल हो सकता है, 3 हो तो ट्रिपल हो सकता है। इसी तरह इलेक्ट्रोड का सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन करंट ज़्यादा होगा, कम होगा तो कम होगा, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। इसी तरह डिफ्यूजन कोफिशिएंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा डिफ्यूजन होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, उतना करंट ज़्यादा होगा। जैसे कि इस ग्राफ में नजर आ रहा है कि ये डिफ्यूजन रेट हम कम करते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, करंट कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, तो लिहाजा रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है उसे कम करने से करंट यानी लिमिटिंग करंट की वैल्यू, डिफ्यूजन करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। इसी तरह थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन लेयर पर भी डिपेंड करता है। थिकनेस अगर ज्यादा हो तो फिर करंट कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमने हाइड्रोडायनेमिक वोल्टामीटर की बात भी की थी कि कन्वेक्शन करेंगे। आज हम इसकी थोड़ी सी तफसील भी देखेंगे। इससे साथ साथ हम चंद चीजें और देख लें। ये जैसे कि हम स्कैन करते हैं, ये जो लेफ्ट हैंड पे ग्राफ है ये इनपुट है, यानी हम कैसे वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को वेरी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये कहलाता है स्कैन रेट, यानी किस रफ्तार से हम पोटेंशियल डिफरेंस को वेरी करेंगे। उसी हिसाब से जो स्कैन रेट का वेरी करते जाएंगे, अभी आपको एनिमेशन में नजर आएगा कि ये करंट आपका आता जाएगा। अगर हम इस स्कैन रेट को, ये देखिए स्कैन रेट में हमारा ये करंट आ रहा है आपके पास। अब हम नेक्स्ट मिसाल में देखते हैं कि ये स्कैन रेट हमने बढ़ा दिया, तो करंट बढ़ गया, कम हो गया करंट कम हो गया, बढ़ गया करंट बढ़ गया, और स्कैन रेट बढ़ा दिया, स्लोप बढ़ा दिया, करंट और बढ़ गया, और बढ़ा दिया तो और बढ़ गया, और बढ़ा दिया तो और बढ़ गया। लिहाजा ये हमें पता चल गया कि अगर हम, एक बात और आपके सामने नहीं आई, ये जो डिफ्यूजन करंट है, ये अगर हम पोटेंशियल का बढ़ाने का जो स्कैन रेट है, पोटेंशियल के चेंज करने का, स्कैन करने का जो रेट है, इसको भी बढ़ा देंगे तो भी जो लिमिटिंग करंट या डिफ्यूजन करंट बढ़ना शुरू हो जाता है। एक और फैक्टर भी आपके सामने आ गया, पिछली बातें तो पहले भी आ चुकी थी, ये बात शायद पहली बार आई। If you increase the scan rate of potential difference, then you will have more diffusion or limiting current. अब हम आते हैं हाइड्रोडायनेमिक वोल्टामीटर की तरफ, जिसकी बात हम पहले फिजिकल क्लास में कर चुके हैं, लेकिन अभी हम दोबारा इसको थोड़ा सा तफसील से देख लें। थोड़ी सी हमने बात की थी कि जी कन्वेक्शन अलाउ तो नहीं होती, करना नहीं चाहिए ड्यूरिंग वोल्टामीटरी, लेकिन कन्वेक्शन कभी कभी करना पड़ जाती है। और वो कब करना पड़ जाती है, जब डिफ्यूजन लेयर की थिकनेस बहुत ज्यादा हो। यहाँ तो बहुत ज्यादा नहीं दिखाई गई, लेकिन बहुत ज्यादा हो तो कन्वेक्शन हम करते हैं, और ये कन्वेक्शन कंट्रोल्ड कन्वेक्शन होती है। ठीक, इस ग्राफ में डिस्टेंस फ्रॉम इलेक्ट्रोड है, ये डेल्टा थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन लेयर है यहाँ तक, और यहाँ एनालाइट की कंसंट्रेशन है, तो ये बल्क कंसंट्रेशन यहाँ तक है। और कन्वेक्शन हम कर रहे हैं ताकि डिफ्यूजन लेयर की थिकनेस क्या हो जाए, कम हो जाए, लिमिटेड हो जाए। इसको मजीद तफसील से समझ लेते हैं। ये देखिए, अगर हमारी डिफ्यूजन लेयर की थिकनेस बहुत ज्यादा हो तो हमें इस तरह के वोल्टामोग्राम बड़े वियर्ड से मिलते हैं। तो क्यों हो रहा है ऐसा इसलिए हो रहा है कि डिफ्यूजन लेयर के मेंटेन होने में टाइम लग रहा है बहुत ज्यादा, इसीलिए क्या हो रहा है कि लिमिटिंग करंट हमें बहुत देर में मिल रहा है, और वोल्टामोग्राम का शेप जो है वो भी बहुत अजीब सा है, वियर्ड सा है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या करते हैं, हम स्टीयरिंग करते हैं। स्टीयरिंग करने के लिए हम, ये देखिए हमने स्टीयरिंग करना शुरू कर दी। अब स्टीयर की फ्रीक्वेंसी हमने 5 हर्ट्ज फॉर एग्जाम्पल रखी, तो क्या हुआ कि यही कर्व बेहतर होकर यहाँ पीछे आ गया, इंप्रूव हो गया। ठीक है, हम और बढ़ा देंगे, 12 हर्ट्ज कर लिया तो ये और बेहतर हो गया, और हमने स्टीयरिंग कर दी तो यह बेहतर हो गया। तो हम क्या करते हैं, स्टीयरिंग करना शुरू कर देते हैं, स्टीयरिंग करते रहते हैं, जहां हमें बेहतर कर्व मिल जाता है वहां हम स्टीयरिंग को रोक देते हैं। इसे कहते हैं कंट्रोल्ड स्टीयरिंग, इसी को कहते हैं हाइड्रोडायनेमिक वोल्टामीटरी। इसी तरह स्टीयरिंग करने से एक फायदा और भी होता है, जैसे यहां पर हम देखें 12 से 25 हर्ट्ज पे आए, यानी इंक्रीज करेंगे रोटेशन, 5 हर्ट्ज से 12 हर्ट्ज गए, 25 हर्ट्ज गए, तो क्या हो रहा है, करंट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, फिर देख ले 5 हर्ट्ज पे करंट कम है, 12 हर्ट्ज पे ज्यादा, 25 हर्ट्ज पे ज्यादा है, यानी रोटेशन की स्पीड बढ़ा देने से क्या हो रहा है, ये लिमिटिंग करंट भी बढ़ता जा रहा है। तो ये भी एक फैक्टर होता है, यानी रोटेशन करने से हमारा ये करंट बढ़ जाता है। अच्छा जी, अब हम आते हैं कि हम जैसे एक रिएक्शन है, ऑक्स एक एनालाइट है हमारा, हमने वो सेल में लिया और वो रिडॉक्स रिएक्शन करके रेड रिड्यूस फॉर्म में आ जाता है, n इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके। उसका कुछ पोटेंशियल होगा, x मैंने लिख दिया, कोई भी पोटेंशियल होगा जिस पर ये रिडॉक्स रिएक्शन का स्टैंडर्ड पोटेंशियल E0 है। तो हमें ये वोल्टामोग्राम मिल जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस को स्कैन करने पे करंट मिल गया, इस करंट को हम लिमिटिंग करंट कह देंगे। अब हम वो कौन सा पोटेंशियल कहें
जिस पर ये रिडॉक्स रेशन होगा। यानी इससे पहले तो मैं आपसे कहता आया और आप लोगों की खानदानी शराफत है कि आप मेरी बात मानते भी रहे और आपके पास मानने के सिवा कोई और चारा भी नहीं था, बेचारे आप लोग। तो बहरहाल तो ये पोटेंशियल हम स्कैन करते रहे। जैसे ही मैंने आपसे कहा कि इसका स्कैन पोटेंशियल आएगा तो ये जनाब रिडॉक्स रेशन करना शुरू कर देगा, ठीक है, और फिर लिमिटिंग करंट आ जाएगा। तफसील हमारी आ चुकी। लेकिन ये तो मेरा कहने की बात थी ना, आपने मेरी कहने की बात मान ली, लेकिन हमारे पास कोई साइंटिफिक दलील तो नहीं है, तो साइंटिफिक दलील भी मालूम करनी है, ठीक है। दूसरी बात यह कि हम ये पोटेंशियल कहाँ मेजर करें, यहाँ करें, यानी बिल्कुल जहां से करंट चेंज होना शुरू हुआ है इसे करें, या फिर हम ये लें जहां पर वो लिमिटिंग करंट होना शुरू हो गया है, आया वो कौन सी जगह लें या इसके दरमियान में कहीं पोटेंशियल मेजर करें। तो हमें तो एक रेंज पता चल गई कि यहाँ से यहाँ तक की रेंज में पोटेंशियल स्कैन करने से करंट तब्दील हो रहा है और इसके बाद और इससे पहले करंट फिक्स है। तो लिहाजा हम कौन सा करंट लें, यानी कौन सा जिस पोटेंशियल लें जिस पर हम कहें कि हाँ ये रिडॉक्स रेशन हो रहा है, ठीक है। तो हमने तो जबानी तो बात की थी ई नॉट हो, लेकिन आया ई नॉट हो तो हो कहां पर, ये दो मसलों का हल हमें मालूम करना है। यानी क्या ई नॉट कहना सही है, स्टैंडर्ड प्रेशर पे होता है, दूसरी बात हम ले कहां पे, यानी इस पूरी रेंज में किस जगह पर हम कहें कि जी ये पोटेंशियल है, ठीक है। आइए इसकी तफसील मालूम करते हैं। ये रिलेशन दोबारा आ गया, यहाँ पर लिख दिया गया। अब हम इसकी नर्स इक्वेशन लिखते हैं। नर्स इक्वेशन आप पढ़ चुके होंगे, इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग रिड्यूस अपॉन ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज एट इलेक्ट्रोड, यानी क्योंकि रिएक्शन इलेक्ट्रोड पे हो रहा है रिडॉक्स रिएक्शन, लिहाजा नर्स इक्वेशन भी इलेक्ट्रोड की सरफेस पर ही अप्लाई की जाएगी। ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, ठीक। अच्छा जी, इसे मैंने फिलहाल इक्वेशन ए कह के इसको यहाँ रोक देते हैं। अब हमें पता है, हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि ये जो डिफ्यूजन करंट है वो इन चीजों पर डिपेंड करता है। एन एफ डी ऑक्स मैंने कर दिया डी के बजाय, क्योंकि ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज है ना, ये जो स्पीशी ऑक्सीडाइज्ड स्पीशी एनालाइट, इसका ये रेट ऑफ डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट, ठीक है। बाकी चेंज इन कंसंट्रेशन है, ये हमने बात की थी पहले भी। अच्छा, अब हमें पता है कि अगर हम इस पूरी तमाम चीजों को कांस्टेंट है, एन एफ ए डी ये कांस्टेंट है, तो इनको कांस्टेंट अगर हम ले लेंगे तो लिहाजा इसकी जगह के ऑक्स आ जाएगा, ठीक। अब हम के ऑक्स आने के बाद जो है हम यहाँ पर इसको एक ब्रैकेट ओपन कर देते हैं और इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं, ठीक। यानी के ऑक्स इससे मल्टीप्लाई हो गया, के ऑक्स इससे मल्टीप्लाई हो गया। हमें ये मालूम है कि जब इलेक्ट्रोड की सरफेस पर एनालाइट की कंसंट्रेशन 0 हो जाती है, यानी तो फिर क्या होता है, जो करंट होता है वो लिमिटिंग करंट बन जाता है। पहले हमारी पिछले लेक्चर्स में बात हो चुकी है, यानी जब इलेक्ट्रोड की सरफेस पर एनालाइट की कंसंट्रेशन कम होते 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 0 हो जाएगी तो करंट बढ़ते 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 आप एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ता, लिमिटिंग करंट बन जाता है। लिहाजा इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू 0 रख दी यहाँ पर, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, तो लिहाजा ये बच गया खाली और आई की जगह आई एल आ गया, ठीक। अब हम इस इक्वेशन को इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे यानी आई की जगह आई ये आ गया, आई एल की जगह ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब हम इसको और थोड़ा सा करते हैं कि ये के ऑक्स को दूसरी तरफ लेके चलेगा, पॉजिटिव हो गया, और फिर के ऑक्स नीचे आके डिवाइड हो गया, तो ये हमारे पास ऑक्सीडाइज्ड स्पीशी की वैल्यू आ गई यहाँ पर, जो हम यहाँ पे रख देंगे आगे चलकर, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 2 के रुक जाते हैं। इसी तरह अब हम रिड्यूस स्पीशी की बात करेंगे। डिनोमिनेटर तो हमारे पास आ गया शुमार कुनिंदा, अब नसब नुमा की बात करेंगे यानी न्यूमरेटर की। तो रिड्यूस स्पीशी की हम बात करें तो सोल्यूशन के अंदर शुरू में तो ऑक्सीडाइज्ड स्पीशी यानी रिएक्टेंट बहुत सारा होता है और फिर वो बल्क होता है और उसमें से जो इलेक्ट्रोड की सरफेस कंसंट्रेशन है वो अलग होती है जब भी डिफ्यूजन होता है। लेकिन जनाब रिड्यूस स्पीशी तो होती नहीं है शुरू से, वो तो इस रिएक्शन के होने के बाद होगी, तो लिहाजा रिड्यूस स्पीशीज का कोई बल्क का चक्कर होता ही नहीं। तो ये जो जितना करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है ये वाला आई, बेसिकली जितना करंट प्रोड्यूस होता है उतना ही आपको रिड्यूस स्पीशी इलेक्ट्रोड की सरफेस से बनना शुरू हो जाएगी। लिहाजा ये जो डिफ्यूजन करंट है ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिड्यूस स्पीशी के ऊपर। बाकी एन एफ ए वही रहेंगे, हाँ डी की वैल्यू डी ऑक्स के बजाय अब डी रेड हो जाएगी, क्योंकि डिफ्यूजन कोएफिशिएंट रिड्यूस स्पीशी का कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। ये आगे हम और बात करेंगे इसके मामले में कि ये कब बराबर होगा कब बराबर नहीं होगा। अब इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलें कि इस पूरी वैल्यूज को, क्योंकि कांस्टेंट है, हमने के रेड कह दिया, जैसे के ऑक्स कहा था यहाँ पर, इसी तरह यहाँ पे के रेड कह दिया क्योंकि ये डिफ्यूजन कोएफिशिएंट डिफरेंट है। इसको पुट कर देंगे यहाँ पर तो ये के रेड आ जाएगा इस पूरे की जगह, ठीक। और अब इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो ये के रेड नीचे चला जाएगा, आई अपॉन आई के रेड हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। अब हमारे पास इक्वेशन ए में पुट करने के लिए ऑक्स की वैल्यू भी आ गई इन टर्म्स ऑफ लिमिटिंग करंट और डिफ्यूजन करंट,
और रेड की वैल्यू भी आ गई इन टर्म्स ऑफ डिफ्यूजन करंट। तो आइए इसको पुट करते हैं, इक्वेशन ए को कॉल किया, इक्वेशन ए हमने दोबारा लिख दी। अब इसमें इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये इस तरह से वैल्यूज हो जाएंगी कि रेड की जगह आई अपॉन के रेड और ऑक्स की जगह आई एल माइनस आई अपॉन के ऑक्स। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, क्योंकि ये वैल्यू जो न्यूमरेटर है ये डिवाइड हो रहा है इससे। जब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो के ऑक्स ऊपर हो जाएगा, आई एल माइनस आई नीचे आ जाएगा, ये इन्वर्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हमने के ऑक्स इसके बराबर है एन एफ ए डी ऑक्स अपॉन डेल्टा और के रेड इसके बराबर है। तो इन दोनों में जो फर्क है ना वो सिर्फ डी ऑक्स और डी रेड का है। तो देखिए जब रिडॉक्स रिएक्शन होता है तो ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज रिड्यूस स्पीशीज में तब्दील हो जाती है। तो बहुत सारी मरतबा अक्सर मरतबा ऐसा होता है कि जो ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज का एक आध इलेक्ट्रॉन ही आगे पीछे चेंज होता है, तो लिहाजा डिफ्यूजन के कोफिशिएंट में कोई खास फर्क नहीं होता, नेग्लिजिबल डिफरेंस होता है। मसलन फेरस रिड्यूस हो गया, फेरिक रिड्यूस हो गया फेरस में, फेरिक Fe3+ Fe3+ में रिड्यूस हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन का चेंज होता है, लिहाजा उनके डिफ्यूजन कोफिशिएंट में कोई खास फर्क होता ही नहीं है ना, कोई नोटिसेबल डिफरेंस नहीं होता। तो लिहाजा डी ऑक्स डी रेड तकरीबन बराबर होते हैं। ठीक, हाँ ऐसी स्पीशीज जिसके अंदर रिडक्शन या ऑक्सीडेशन के नतीजे में मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं टूट जाते हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, या कोई और इस किस्म की यानी वो मर्ज हो जाते हैं, तो फिर उनके डिफ्यूजन कोफिशिएंट में कोई नोटिसेबल डिफरेंस आता है। आमतौर से डी रेड और डी ऑक्स सेम ही होते हैं। तो जब ये दोनों सेम होंगे तो के ऑक्स और के रेड भी सेम होंगे, लिहाजा के ऑक्स के रेड सेम होंगे, तो इसका मतलब के ऑक्स को के रेड से हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अक्सर ये होता है कि तो ये बराबर होते हैं, डी ऑक्स डी रेड, लिहाजा के ऑक्स के रेड बराबर हो गए, लिहाजा कैंसिल हो जाएंगे। अब इक्वेशन क्या बची? ये इक्वेशन बची। ठीक है, अच्छा अब हम एक चीज और समझनी है, हाफ वेव पोटेंशियल। हाफ वेव पोटेंशियल क्या होता है? ये पोटेंशियल जिस पर लिमिटिंग करंट आधा हो, यानी अगर हम इस ग्राफ में देखें वोल्टामोग्राम में ये लिमिटिंग करंट है, तो आधा लिमिटिंग करंट तकरीबन को यहां आ रहा है, इस पर जो पोटेंशियल होता है उसे हम हाफ वेव पोटेंशियल कहते हैं। यानी हाफ वेव पोटेंशियल की डेफिनेशन है, यानी पोटेंशियल एट विच द लिमिटिंग करंट इज हाफ। ठीक है, तो हमने ये हाफ वेव पोटेंशियल डिफाइन कर दिया। अब हम इसको यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। हमने क्या किया, सेल पोटेंशियल को ई की जगह रख दिया ई हाफ, और आई की जगह लिख दिया आई हाफ, नीचे भी आई था आई हाफ रख दिया, बाकी इक्वेशन वैसी है। ठीक, अच्छा यहाँ आई हाफ तो आई हाफ रहेगा, आई एल में से आई हाफ यानी लिमिटिंग करंट से हाफ लिमिटिंग करंट सब्ट्रैक्ट हो जाए तो क्या बचेगा? हाफ, है ना, हाफ ऑफ द लिमिटिंग करंट। ठीक, और ये दोनों आपस में कैंसिल भी हो जाएंगे, तो क्या बचा? log 1, और log 1 0 होता है, तो ये पूरी टर्म जो है ये 0 हो जाएगी। तो क्या बचा जनाब? ई हाफ इक्वल्स टू ई नॉट। तो अभी जो हमारी बात हो रही थी ना कि जो मैं आपसे पहले कहता था कि जब जैसे स्टैंडर्ड पोटेंशियल आएगा तो ये रिडॉक्स रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा, अब इसकी दलील आपके पास ही आ गई। इसकी दलील आपके पास ही आ गई क्या? कि ई हाफ ही ई नॉट के बराबर है। ठीक, दूसरी बात ये कि हम कहाँ पोटेंशियल लें, यहाँ लें, कहाँ लें पोटेंशियल? तो हमें पता चल गया हमें पोटेंशियल कहाँ लेना है। हमें पोटेंशियल इस एक्सिस की बुनियाद पर नहीं लेना, हमें पोटेंशियल लेना है करंट के एक्सिस की बुनियाद पर। क्या मतलब? जहां हमारा लिमिटिंग करंट है वो तो फिक्स होगा, इसका जो हाफ अमाउंट जहां पे होगा उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल है वही हाफ वेव पोटेंशियल और वही ई नॉट। ठीक है, लिहाजा कभी भी हम क्वालिटेटिव काम भी कर रहे हो, किसी अननोन सब्सटेंस का स्टैंडर्ड पोटेंशियल मालूम करना चाह रहे हो वोल्टामेट्री से, तो हम उसका स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद जो लिमिटिंग करंट आएगा उसका हाफ लेंगे, उसके हाफ पे जो पोटेंशियल आएगा हम कहेंगे हाँ भाई ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल के बराबर है। ठीक है, तो हमें दोनों बातें पता चल गई कि पोटेंशियल कहाँ मेजर करना चाहिए, कहाँ नोटिस करना चाहिए, प्लस ये कि ई नॉट के बराबर ये पोटेंशियल हो सकता है हाफ वेव पोटेंशियल, और हाफ वेव पोटेंशियल के बारे में भी बात पता चली। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।